आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि इकोसिस्टम जैसे यूनिट से रिलेटेड होगा, जिसमें 3 चैप्टर्स आप जानते होंगे। पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म अभी हमको पढ़ना है आज से, और फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है डाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर रहेगा, एंड फाइनली इसमें इकोसिस्टम तो ही है। तो ये इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी इसमें पार्ट होंगे, जो चैप्टर इसमें है, सारी चैप्टर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। हालांकि आज हम फर्स्ट चैप्टर इसमें देखेंगे जिसका नाम होगा, आपके सामने बोर्ड भी लिखा होगा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, ये चैप्टर कहना क्या चाहता है? ये चाहता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, किसी भी इकोलॉजी में, किसी भी इकोसिस्टम के स्टार्टअप ही कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से ही होता है। ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म ही होगा ऐसा जो किसी चीज़ की शुरुआत करेगा। जिससे आप मिल्क में LAB डालते हो, बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो एज अ इनकुलम होता है, स्टार्टर होता है। ऐसे ही हमारे लिए ऑर्गेनिज्म एक स्टार्टअप है किसी भी इकोसिस्टम को आगे प्रोसीड करने के लिए। अब ज़रूरी ये है कि आखिर हम लोग इस चैप्टर्स को पढ़ते क्यों हैं? तो ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें हमको जानने की आवश्यकता होगी कि आखिर कम्युनिटीज़ क्या हैं, पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर क्या है। ऐसे तमाम चीज़ें, टर्मिनोलॉजी जो होंगी, हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल इत्मीनान से शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि वीडियो में तनिक भी स्किप, तनिक भी डिस्टर्ब करेंगे तो वीडियो समझ में आने वाला है नहीं। वीडियो बहुत शॉर्ट है, मुश्किल से 20-22 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शुरू से अंत तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आइए बिना लेट किए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों जानना है कि ये इकोलॉजी मीन्स होता है इको, मीन्स हो सकता है कि आपके अगल बगल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी आपके घर की बात कर रहा हूँ। लॉजी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लॉजी, AG, OG, 5G, 1G, ये जो जी हो रहा है ना, ये कहता है कि हम स्टडी करेंगे। तो क्या घर की स्टडी करोगे? जी नहीं। ये कहता है कि हम जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल, यानी हम उसके सराउंडिंग के स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ द सराउंडिंग वेयर यू आर लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज द इकोलॉजी। जब इतनी बातें हमने कहीं तो इसमें यह जानने की आवश्यकता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी किसको माना जाता है, यानी इकोलॉजी के पापा कौन है, यानी जिन्होंने ये बताने का जो एक प्रकार से स्टार्टअप शुरू किया कि यहाँ जहाँ कोई व्यक्ति रहता है उसके अगल बगल किस प्रकार के लोग रहते हैं, कौन कौन से पौधे रहते हैं, कौन से जानवर रहते हैं, कैसे कैसे व्यक्ति रहते हैं, और कौन कौन से उसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इन तमाम चीज़ों का जो हम देखते हैं, एक साथ ग्रुप में बनाते हैं, तो हम कहते हैं ये इसका अपना एक इकोलॉजी है, ठीक ना। तो उस इकोलॉजी जैसे वर्ड को कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन रहे होंगे? तो ये माने जाते हैं वॉन हम्बोल्ट साहब। वॉन हम्बोल्ट इज़ द फादर ऑफ द इकोलॉजी। क्या मामला है? तो क्लियर है, आगे समझिएगा थोड़ा। फिर मैं बताता हूँ कि फादर ऑफ इकोसिस्टम्स इकोलॉजी कौन है, यानी इकोसिस्टम्स की इकोलॉजी जो बताने वाले थे वो कोई और नहीं थे, आपके हमारे इपिओडम साहब थे, ठीक है ना। अब इपिओडम साहब इकोसिस्टम इकोलॉजी के फादर माने जाते हैं, और इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन कहे जाते हैं, यानी भारतीय कौन थे वो? तो हमारे रामदेव मिश्रा साहब। तो रामदेव मिश्र जी इस कार्यक्रम में भारत का नाम रोशन इन्होंने किया था इकोलॉजी के क्षेत्र में। फिर बताया मैंने इकोमिस होम लॉगस मतलब स्टडी, यानी इंटरैक्ट होता है इसमें। इंटरेक्शन किसका होगा इकोलॉजी में? तो यू नो दैट द इंटरेक्शन ऑफ द 2 थिंग्स, फर्स्ट द जो जिंदा होगा, अदर इज द जो मुर्दा होगा, यानी लिविंग्स एंड नॉन लिविंग, दैट मीन्स द बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। बायोटिक्स आप जानेंगे एवरीथिंग्स विच हैव द लाइफ, जान जिसके पास है। एबायोटिक बोलता है, जिसको बोलते हैं क्या, फिजिकल फैक्टर भी कहा जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज फिजिकल फैक्टर इज दैट देयर इज नो लाइफ, वहाँ लाइफ है ही नहीं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो लाइट होगा, चाहे फिर वो टेम्परेचर होगा। ये हमारी 3 चीज़ किस में आ गई? एबायोटिक में आ गया। तो ये जो बायोटिक है, जो जिंदा है, ये जो मुर्दे हैं नॉन लिविंग है, एबायोटिक, इनका कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, कैसे दोस्ती कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी इनका इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ बात? हम जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा इसको
4 लेवल पर इसके ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का काम करते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिज्म होगा, पॉपुलेशन होगा, कम्युनिटी होगा और बायोस्फीयर होगा। सो दीज आर द 4 लेवल जिसके आधार पर हम लोगों को इकोलॉजी को बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको देखेंगे, ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं कि एक प्रकार से किसी भी इकोलॉजी का ये स्टार्टअप होता है। जैसे आपने इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम शुरू किया, ठीक है ना, लैंड पे जो है तो कोई ना कोई जानवर ही होगा जो प्रोड्यूसर को, यानी ग्रीन ग्रास को खाता होगा। तो वो जो खा रहा है ना ग्रीन ग्रास को, यानी कि रैबिट है, चाहे वो डियर है, चाहे गोट है, तो ये जो शुरुआती दौर से स्टार्ट हुए हैं जानवर, लिविंग थिंग्स में, वही हमारे ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म ये है जो किसी इकोलॉजी को स्टार्टम देता है, यानी स्टार्टम जिसका होता है। पॉपुलेशन, अब जानते हैं कि सेम स्पीसीज आपको मिलेंगे, सेम स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक छोटा सा दायरा हो जाए। जैसे मैं इस छोटे से कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं हूँ अकेला, मेरे सामने मेरा बोर्ड होगा, मेरा स्टैंड होगा, मोबाइल होगा, चेयर होगा, है ना, हो सकता है 1-2 चूहे कहीं घूम रहे हों, चेयर पड़ा हुआ है, दरवाजे हैं, लाइट है, बिजली, एवरीथिंग जो भी यहाँ मौजूद है, ये मेरा अपना एक इकोसिस्टम है। ऐसे ही ये कहता है, ये भाई साहब पॉपुलेशन कहते हैं कि सेम स्पीसीज होने चाहिए, यानी कि अगर इस कमरे में कोई लिविंग है तो मैं ही रहूँ, 2, 4, 10 और इंसान बैठा दीजिए, ना कि कोई कुत्ता, जानवर, चूहा, बिल्ली, मूस, मुसरी, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ओनली स्पीसीज विल बी द सेम। तो ऐसे सब लोग जिसकी स्पीसीज सेम हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युनिटी सर? ऑल द लिविंग स्पीसीज। ऐसा ना हो कि यहाँ केवल मानव ही रहे, नो नीड फॉर ह्यूमन ओनली, नो नीड फॉर रैट, नो नीड फॉर द स्नेक, मंकी, डॉग, नथिंग, ये सब मिल जाओ, यानी कि भंडारा हो जाए। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, इंसान, चूहे, बिल्ली, जितने भी तुम्हारे जहन में आते हैं जानवर, सबको एक साथ ग्रुप में इकट्ठा कर दो, एक कमरे में बैठा दो, तो वो जो बैठावा हुआ है ना, वो हमारा कहलाता है कम्युनिटी। तो क्या मामला समझ में आ रहा है? कम्युनिटी क्या है? A group of species which is not belong from the same species, that is the सारे लिविंग स्पीसीज उसमें होने चाहिए, जिंदा रहना चाहिए बस तुम्हें, कम्युनिटी हो गया। इकोसिस्टम कहता है कि दादा मैं ही तो एक प्रकार से फंक्शनल यूनिट हूँ इकोलॉजी का, यानी दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोसिस्टम। इको चलवा रहा है पूरे सिस्टम को, तो इकोसिस्टम एक प्रकार से फंक्शनल यूनिट होता है। ध्यान दीजिएगा, बायोम्स क्या है? देखिए लार्ज रीजन है, हैव द, आप बताइए इसमें क्या है कि हैव वन क्लाइमेट, उसका अपना क्या होता है? एक क्लाइमेट होता है, एक बहुत बड़ा रीजन है जिसका अपना खुद का एक क्लाइमेट तैयार हो जाता है ना, और ना क्लाइमेट कौन सा है? जैसे फॉरेस्ट है, जैसे डिजर्ट है। जंगल में तुम जाते हो बेटा, तो जंगल में आपको क्या मिलता है? बहुत सारे पौधे होंगे, उसको खाने वाले कुछ एनिमल्स होंगे, बर्ड होगा, स्नेक होगा, रैट होगा, फ्रॉग होगा। ये जो एक जंगल का अपना खुद का एक तैयार हुआ है इकोसिस्टम, जिसमें जो अपनी खुद की उसने एनिमल्स को बैठाए हुए हैं, एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। तो यानी जब एक बहुत बड़े रीजन का खुद का अपना एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बायोम कहा जाता है। वहीं पर चाहे वो डेजर्ट हो चाहे फॉरेस्ट हो। बायोस्फीयर क्या है? देखिए बायो का नाम ही है ना लाइफ, स्फीयर मतलब होता है अर्थ, यानी अर्थ पर जो इस लाइफ होते हैं, यानी कह सकते हैं कि सन ऑल, यानी सम आपको इकट्ठा करना ना, इस सन ना जानिएगा, सम लिखा है, सम ऑल द स्मॉल इकोसिस्टम। जो तुमने छोटे छोटे इकोसिस्टम का नाम अभी लिया था, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ये सब छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं। इन्हें सबको एक साथ इकट्ठा कर दो, जो जो भी हैं इस अर्थ पे, उनके सम को इकट्ठा बना लीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड डाउन कर दीजिए। तो यानी डिफरेंट काइंड ऑफ ए स्मॉल इकोसिस्टम विच आर फाउंड ऑन द अर्थ when it combine to form a structure is called the biosphere। क्लियर मामला? चलिए आगे देखिएगा। बायोस्फीयर, ये इसी को एक नाम और देखेगा, इसको ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल में ना बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। फिर देखिए बेटा, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट क्या है। देखिए जो ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो आपको ये बात पता होगा कि हाँ भाई साहब ये तो हमारा खुद का ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैं हूँ तो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। अब मेरे अगल बगल जो मेरा खुद का इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ, है ना, वेयर आई कैन जस्ट फील अ गुड, अपने आप को जहाँ फेवरेबल महसूस करता हूँ, दैट इज़ माई इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट मेरा है। तो ये कहता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारा ये जो अर्थ है दोस्तों,
इस अर्थ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको ऑर्गेनिज्म एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता है, सबके हैबिटेट अलग हो सकते हैं, सबका हैबिट अलग हो सकता है, सबके खान पीन रहन सहन एवरीथिंग विल बी द चेंज, बिकॉज एक ही स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते ना। तो ये कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो चाहे हो सकता है कुछ टेम्परेट रीजन पर हो, चाहे हो सकता है कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स पर पाए जाए, कुछ पोल रीजन्स पर हो, कुछ ग्रासलैंड पे हों, यानी कह सकते हैं इस अर्थ के अलग अलग, यानी जो हमारा ग्लोब है ना, बीच में जो इक्वेटर है, जैसे तुम इक्वेटर से ना पोल की ओर जाते हो तो तुम्हारा टेम्परेचर डाउन होने लगता है। इक्वेटर पर बहुत है 0 डिग्री पे। व्हेन यू गो दैट या व्हेन यू वेंट ऑन द 90 डिग्री, दैट इज द ग्लोब एरियाज, वेयर द पोलर एरियाज पर आप देखेंगे पोल है, बर्फ है, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो गया वहाँ पे। समझ में आई बात है? तो ये जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक समझाने वाली बात है कि डेजर्ट है। आपने देखिए टेम्परेचर क्या बताता है इसमें, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बताता है दोस्तों, सिंपल समझिएगा इसमें। कहता है जैसे सर डेजर्ट हमारे यहाँ, ठीक, तो ये भी एक अपना एक ऑर्गेनिज्म, यहाँ रहने वाले बहुत होंगे तो इसका इन्वायरमेंट डेजर्ट होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा, रेनफॉल क्या होगा, कम हो जाएगा, बरसात कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। फिर देखिए हो सकता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ग्रासलैंड पर अपने आप को फेवरेबल महसूस करते हों, तो यहाँ पर रहेंगे। टेम्परेट रीजन पर रहते हों, टेम्परेट फॉरेस्ट जिसको आप कहते हैं, कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर रहते हों। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर जब तुम जाओगे तो तुम्हें रेन बड़ी तगड़ी मिलेगी, बहुत पानी गिरेगा। कुछ कोनीफेरस फॉरेस्ट हों जहाँ पर कोनीफर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ते हो, कोन की तरह हो, तो ये हमारे कोनीफर होते हैं। कुछ आर्कटिक और अल्पाइन जैसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, और उधर उनका अपना खुद का इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं और अपने आप को फेवरेबल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। वहाँ पर स्नो होता है, बर्फ़ है ना, जो बियर वगैरह, पोलर बियर वगैरह वहीं पर होते हैं। फिर देखिए ग्रासलैंड पे मैंने बता ही दिया। हालांकि ग्रासलैंड जो है जब आप पूरे अपने ग्लोब पर देखते हो तो ग्रासलैंड इज़ द फर्स्ट दिखाई पड़ेगा आपको, देन आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहाँ पर ग्राफ में दिखाई पड़ता है। समझ में आता है दोस्तों? लाइफ जो है ना, लाइफ हर जगह पर मौजूद है। हालांकि लाइफ ऐसे स्थान पर एग्जिस्ट है जहाँ पर आप महसूस भी नहीं कर पाओगे कि हो सकता है ऐसा। सो लाइफ कैन बी एग्जिस्ट ऑन द एक्सट्रीम। अब एक्सट्रीम पर होता है, जैसे एसिडिटी बड़ी तगड़ी है, पीएच वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर अच्छे मर जाते हैं लेकिन ये सर्वाइव कर रहे हैं। टेम्परेचर और प्रेशर बड़ा तगड़ा होता है, फिर भी ऐसे स्थानों पर भी ऑर्गेनिज्म हमारे क्या है, जिंदा रह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं, ये सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म और उनके पॉपुलेशन का क्या है, अपना एक कॉम्बिनेशन है। समझ में बात? अब देखिए निच, निच मतलब इतना ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है, यानी जिस स्थान पर हर प्रकार के रेंज ऑफ कंडीशन को टॉलरेट करता, बर्दाश्त कर लेता हो, यानी हम कह सकते हैं कि वो टॉलरेट करेगा, साथ ही साथ एवरीथिंग, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस वो अपने आप को यूज़ करता हो, वो चीज़ें वहाँ मौजूद होनी चाहिए। अर्थात सब के सब उसका फंक्शनल जो रोल होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे होता है, वही उसका क्या कहलाता है, निच कहलाता है। भाई जहाँ पे वर्क करता हो, जहाँ पे प्रोफेशनली हो, जहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करता हो, वही तो उसका निच है ना। तो बस निच ये जान लीजिए, जैसे आप कहते हैं नेटिव प्लेस। अब मैंने कहा नेटिव प्लेस मतलब होगा कि कोई पौधा, कोई ग्रेन है, उस ग्रेन की सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है किस स्थान पे है, तो मैंने कह दिया चलो राइस है, तो मैंने कह दिया चलो बांग्लादेश है ना, पश्चिम बंगाल कह दिया मैंने। अब जब पश्चिम बंगाल कहा तो मेरे जहन में ये आया कि यार यानी पश्चिम बंगाल में राइस का सबसे ज़्यादा उत्पाद होता होगा। गन्ना के लिए जैसे मैंने कहा हमारा यूपी, तो यूपी में बहुत होता है, यानी हमने बता दिया ये नेटिव प्लेस है, यानी इनका निच स्थान है। गन्ना जो ग्रो करेगा शुगर केन, वो अपने आप को कंफर्ट बनाने के लिए यूपी की जैसी क्लाइमेट में क्या होता है, अपने आप को धारण कर लेता है और उसी में रह करके अपनी प्रोडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो वही काम होता है। निच एक ऐसी जगह होती किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जहाँ पर वो अपने आप को वर्क करता हो, कंफर्ट करता हो और हर ऐसी रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता हो, यूज़ कर सकता हो। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपको निच के अंतर्गत आता है। क्लियर बात? अब मैं अगर दोस्तों कुछ आपको ये बताऊं कि भाई बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। एबायोटिक फैक्टर में क्या मैंने बताया, देखिए मैंने कहा इकोलॉजी जो हमारा है ना, पूरा इकोसिस्टम जो भी बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट तो था, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बायोटिक तो लिविंग में आ जाएंगे, लेकिन एबायोटिक जब आपने कहा तो सर ये नॉन लिविंग में है। आखिर किसी लिविंग चीज़ के लिए कैसे ये जो है नॉन लिविंग कैसे उसके लिए मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि बिना उसके काम ही नहीं चल रहा है। देखिए जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग में, जैसे टेम्परेचर की आप बात कर लीजिए,
तो क्या टेम्परेचर के बिना आप चल पाओगे? हैं? नहीं चल पाओगे बाबू। टेम्परेचर है तो आप मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने कहा ना, ग्रेजुअली इट कैन जस्ट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर एरिया। पर जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हो तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं आपके कह सकते हो कि एंजाइमेटिक काइनेटिक कह सकते हैं ना, जो एंजाइम हमारे अंदर होता है उस काइनेटिक्स के डायरेक्टली इक्वल होता है। तो नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो भी तो डिस्टर्ब होती है, रेट ऑफ रिएक्शन का भी घट बढ़ सकता है। तो यानी टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा अहम रोल हमारे ऊपर है। हालांकि रेंज के हिसाब से जब आप देखते हो, रेंज जो होता है टेम्परेचर का, उस आधार पर हम कहते हैं दो तरीके की बात कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं इरीथर्मल। अब इरीथर्मल मतलब सिंपली समझ लीजिए कि एक ऐसा रेंज हो जाएगा जिसमें आप कह दीजिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल जैसे हो जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा वार्म ब्लडेड एनिमल, तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये इरीथर्मल अवस्था में आते हैं। तो वार्म ब्लडेड, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड में आते हैं, तो ये क्या है, इरीथर्मल अवस्था में। लेकिन वहीं पर जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको स्टीनोथर्मल मिल जाता है, जहाँ पे बॉडी का जो टेम्परेचर या कैसे है, टेम्परेचर थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, और नैरो मीन्स होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो हमने ये दो आधार बता दिया टेम्परेचर का, किस आधार पर आपको दिखाई पड़ते हैं। और टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक इकोसिस्टम में मेंटेन बनाने के लिए, पूरे के पूरे उसको स्टेबल बनाने के लिए। क्या टेम्परेचर मरा है, लेकिन बिना उसके कल्याण नहीं होने वाला है, समझ में बात। वहीं पर जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो तो आपको वाटर आता है, जो कि सेकंड इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। पानी मरा है, लेकिन उसके बिना ज़िंदगी चलेगी? ना पौधा चलेगा, ना हम चलेंगे, ना कोई जानवर चलेगा। लाइफ एक प्रकार से कह दीजिए ओरिजिनेटेड ही पानी में हुआ है। तो फिर हाउ यू कैन से दैट, है ना। यानी फॉर इक्वाटिक, बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जिनकी ज़िंदगी वहीं से जीना है। पानी हटाओ, जैसे कहानी से होगा, मछली जल की रानी है ना, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब मछली जल की तो रानी है, हाथ लगाओगे तो मछली डर के भाग जाएगी, और जैसे पानी से निकालोगे तो बेचारी क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारा पानी का अपना एक रोल होता है। हालांकि पानी की अवस्थाएं अलग अलग स्थान पर अलग होगी। कहीं पर आप देखेंगे पीएच के आधार पर सैलिनिटी ज़्यादा हो गई, कहीं पर एसिडिटी हो गई। हालांकि 30 से 35 के केसेस में देखा जाता है। तो ये जो एसिडिटी उस घट बढ़ रही ना, किसकी है, पानी की है। यानी कितने पीपीटी है उसमें, ये चीज़ें हम बताते हैं उसके सैलिनिटी के आधार पर। लेकिन टेम्परेचर दोस्तों अपना एक अलग रोल अदा करेगा। डेजर्ट ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत जो एडाप्टेशन करने की क्षमता है, अब वो पानी में नहीं आ पाएंगे। तो यानी एडाप्टेशन भी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग क्लाइमेट में अपने आप को कैसे सर्वाइव करते हैं, ये चीज़ें। अब देखो डेजर्ट में तो उसकी क्यूटिकल बड़ी थिक होती होगी, तब वो वहाँ सर्वाइव कर पा रहा। हम आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, नॉर्मल पौधा नहीं जा पाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो क्यूटिकल लेयर उसकी बड़ी तगड़ी है, तो वो आपको देखने को मिलता है। हालांकि स्टोमेटा जो है बहुत ही कहाँ पर होता है, बहुत ही डीप चला जाता है। स्टोमेटा द डीप पॉटेड, एक प्रकार का सनकन हो जाता है। ये हम रेगिस्तान जैसे पौधे में बताते हैं। तो ये जो आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, क्या है, देखो कहीं पर हमने देखा डेजर्ट में कोई रह रहा है, कहीं पर कुछ रहा है। जैसे डेजर्ट एनिमल में कंगारू, ये भी वहाँ पर, अब वो कंगारू वहाँ सर्वाइव कर पा रहा है। हालांकि उसकी अपनी क्वालिटी है तब कर पा रहा है। तो ये जो चीज़ें आप देख पाते हो ना, कि हाँ कोई बर्फ़ में रह रहा है, कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई पानी में रह रहा है, लेकिन ज़रूरी सबके लिए है पानी, क्योंकि वो एबायोटिक है, फिर भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ज़रूरी माना जाता है। समझ में आए ना। एक तीसरा मैं बताऊँ एबायोटिक फैक्टर, लाइट। अब लाइट बिना कौन जिंदा भाई। सन देता है लाइट, तो ये नहीं देखता कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान हो, कि सिख हो, कि ईसाई हो, कि जैनिज्म हो, कौन हो भाई, नो प्रॉब्लम, सब लोग ले जाओ, मज़े काटो। तो इंसानों के लिए जब लाइट नहीं कर रहा है, देखिए चूँकि मेन सोर्स है लाइट का इस अर्थ पे, हमें आपको भोजन देगा तो लाइट सन ही देगा। वो सन आता है तो ही हम आप क्या करते हैं, हमारा जो फॉरेस्ट है ना, स्मॉल हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं फॉरेस्ट में, ये सब लाइट को पिकअप करते हैं। पिकअप करने के बाद अडॉप्ट करते हैं, देन फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब भोजन बनता है तो हम आप जैसे प्राणी क्या करते हैं, भोजन को ऑब्टेन करते हैं। और ये लाइट जो है कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को भी रिप्रोड्यूस करता है, नहीं उसको प्रभावित करता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मेल एग देगा, मेल जो होगा, टेम्परेचर कम हो गया अंडे फीमेल पैदा करेंगे। तो ये जो टेम्परेचर के आधार देखे ना, टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है किसको, आपके रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म के केसेस में आपको देखा जा सकता है। हालांकि क्वालिटी जो लाइट की होगी वो अलग अलग हो सकती है भाई, किसी के ऊपर उसकी जो विजिबिलिटी जो लाइट की होती है, वेवलेंथ
कहीं पर 400 से लेकर के 700 हो सकता है एनएम, तो कहीं पर कुछ और हो सकता है। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस का अपना एक अलग रेंज होता है जिस आधार पर पौधा उसको पिकअप करके भोजन बना लेता है, नॉर्मल नहीं इसको पिकअप कर पाते हैं। तो ये लाइट का अपना एक रोल समझ में आया। अब देखिए सॉइल आप जानते हैं दोस्तों, ये जो मिट्टी आपके सामने दिखाई पड़ी ना, देखो एडैफिक फैक्टर कहा जाता है। अब एडैफिक फैक्टर सॉइल है तो ही आप पौधा खड़ा हुआ है ना। तो सॉइल एक प्रकार से कह दीजिए दोस्तों एक बेस है। ड्यू टू द डिफरेंस इन द वेदरिंग ऑफ द प्रोसेस, चट्टान का टूटना, वेदरिंग ऑफ द स्टोन, वो टूट जाते हैं, टूट कर मिट्टी का निर्माण करते हैं, कहीं लाल, कहीं नीली, कहीं पीली, कहीं काली। तो वो तो उनका अपना फ्लेवर है कि हाँ इस प्रकार की मिट्टी है तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, उसका वेरिएशन कितना, पीएच क्या है, उसकी सैलिनिटी क्या है, यानी हम कहते हैं उसकी मिनरलाइजेशन कितना, उसकी टोपोग्राफी क्या है। ये तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सॉइल का अपना एक अलग रूप होता है। लेकिन बिना सॉइल के जो कि नॉन लिविंग है, कोई लिविंग जो कि प्लांट है जिंदा, ये अपने आप को बेहतर बना नहीं सकता है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से किस तरह से नॉन लिविंग के साथ अपना एक रिलेशन बना के रखा हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है? अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर के बारे में। आप जानते हैं कि ये जो एबायोटिक फैक्टर है ना, ये रिस्पॉन्स करता है कुछ अवस्थाओं में, जिससे हम बता सकते हैं कि जैसे देखिए एक आप देखिए जब आगे जाते हो ना, इंटरनल लेवल आपका क्या होता है ना। तो हमारा इंटरनल लेवल क्या होता है, और एक साइड में जब आप बाहर जाते हो तो हमारा बाहर का लेवल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। इंटरनल लेवल हो सकता है आगे बढ़ता चला जाए, और एक्सटर्नल लेवल हमारा दूसरे ग्राफ में मैंने बना दिया। अब देखो जब आप एक्सटर्नल लेवल बढ़ाते जाते हो तो आपको जो ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं कन्फार्मर, ठीक है ना। अब कन्फार्मर क्या बोलता है, कन्फार्मर कहता है कि कुछ ऐसे इंटरनल कंडीशन, शरीर के अंदर की बात कर रहा हूँ, देयर इज इंटरनल कंडीशन विल बी चेंज। हमारे अंदर का कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों जो हमारी कैसी हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। कैसे बताइए कि अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल कंडीशन, बाहर का कंडीशन कैसे है उसके अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल कंडीशन कैसी हो जाती है, बदल जाती है। बाहर खूब टेम्परेचर डाउन हो गया, ठंडी आ गई, तो बाहर बदला, हमारे शरीर का ताप भी समझ लीजिए उसी अकॉर्डिंग ढल गया, हमने तुरंत उस पर ब्लेजर डाल दी, ये देखो जैकेट पहन के आ गया। तो बाहर की चीज़ें जैसे होंगी वैसे हम अपने इंटरनली क्या करेंगे, बदल देंगे। इसको हम बोलते हैं कन्फार्मर कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में? ये सब जान लीजिए कि रिस्पॉन्स करती हैं एबायोटिक फैक्टर पर। क्या क्लियर है? अगर मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ूँ, रेगुलेटर्स। अब देखिए रेगुलेटर के नाम पर कोई चीज़ रेगुलेट करना है ना, पंखे में लगाते हो रेगुलेट करना है ना, कहते हैं भैया थोड़ा धीमा करो, थोड़ा तेजा करो। तो ये जो रेगुलेटर ना, मेंटेन द होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस कहता है दोस्तों कि कांस्टेंट कर दीजिए इंटरनल कंडीशन को, हमारे शरीर का ताप जैसे वैसे रहेगा, तो मरो धसो कहीं पर जाओ नो प्रॉब्लम, बाहर कैसे रहो नो प्रॉब्लम, मैं जैसे हूँ वैसे रहूँगा। मछली पानी जितना ठंडा रहने दो वो ऐसा रहेगी, उसी अकॉर्डिंग ढाल लेगी अपने आप को, तुम चाहे जैसे बाहर का माहौल क्यों ना हो। तो ये जो बाहर का माहौल जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा इंटरनली जो है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो हम कहते हैं ये रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है। क्या मामला क्लियर है? जब और आगे बढ़ते तो ये जो हमारा रिस्पॉन्स है किसके प्रति, एबायोटिक फैक्टर की तरफ, तो थोड़ा सा आगे होता है ना पार्शियल रेगुलेटर आ जाता है। पार्शियल में थोड़ा सा, यानी जिसमें डिले हो जाएगा, यानी जब आप आगे बढ़ते हो तो कहते हो कि दे डिले रेगुलेट, यानी इसमें थोड़ा सा रेगुलेटिंग में क्या हो रहा है, डिलेइंग हो रहा है। द कंडीशन बट द रेगुलेट विद देम, थोड़ा सा लेट जरूर होगा रेगुलेट करने में, लेकिन उसको रेगुलेट कर ले जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिले के नाम से जानते हैं। तो क्या यहाँ पर कन्फार्मर, रेगुलेटर्स एंड आपने जो डिले या कह दीजिए पार्शियल रेगुलेटर का नाम दिया, क्या ये तीनों बातें आपके जहन में उतर आई हैं? ये उतर आई होंगी, उम्मीद करता हूँ समझ में आई बातें। तो इतना अगर समझ में आया है तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए एक चीज़ दोस्तों मैं और बता देता हूँ इसमें, जब आप ये अवस्थाएं पढ़े रहे हो कि हाँ रेगुलेट क्या होता है, तो उस रेगुलेट में आपने कहा कि हाँ बॉडी किस तरह से हमारी होम्योस्टेसिस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अच्छी बात है कि हमारे बॉडी का ताप कैसे मेंटेन किया जाता है, बाहर के टेम्परेचर से, अंदर के टेम्परेचर से। तो जो रेगुलेटर्स कहते हो ना, ये दो, इसको हम मैनेज अकेले नहीं कर पाते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फिजियोलॉजिकल की जब आप बात करते हो। एक होता है बिहेवियर, तो कुछ बिहेवियर के आधार पर अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, कुछ कैसे होता है
फिजियोलॉजिकल। जब बिहेवियर की बात करते हो, जैसे मैं अगर एक थोड़ा सा एग्जांपल लूँ कि एक डेजर्ट लिजार्ड है, आप बताइए कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान में है ये, ठीक। अब उस लिजार्ड के दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लो टेम्परेचर खूब तगड़ा बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करेगी, वहाँ से रहेगी कि भाग जाएगी, तो अपने आप बिहेवियर उसका भाग जाएगी। टेम्परेचर कम कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यानी टेम्परेचर कम हुआ, अब वो भागेगी सन बास्किंग के लिए, तो सन खाना, सूर्य की रोशनी खाएगी, आराम से धूप खाएगी। ये है उसका बिहेवियर, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, हम जैसे इस बात के जिक्र करते हैं कि नहीं ये तो फिजियोलॉजिकल है प्रोसेस, यानी अब जब फिजियोलॉजिकल की बात आप करते हो ना, तो यानी जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना बेटा, 37 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है ना। हमने कहा हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन समर के केसेस में क्या होता है, गर्मी बहुत हुई तो हाथों में देखोगे बहुत स्वीट आएगा, है ना, जिससे क्या होता है इवापोरेशन काज करेगा और फिर हम कूल कर लेंगे, ठंड हो जाएगा। लेकिन सोचिए ठंडी आ गई, अभी जैसे ठंडी चल रहा है, तो ठंड अवस्था में हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, तो फिक्स है 37 रहेगा। लेकिन 37 रहेगा तो हमको ठंडक महसूस होगा, यानी हम कहेंगे हमारी बॉडी सीवियर करेगी, सीवियर कांपेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। अब जब हीट प्रोड्यूस करी, बॉडी सीवियर कर रही है, तो यानी कहीं ना कहीं हमको गूज़बम्प हो जाएगा, और जब गूज़बम्प अगर रोंगटे सब क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो हीट हमारी लॉस हो जाएगी। तो ये चीज़ें हम रेगुलेट करते हैं इस आधार पर, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है, कुछ बिहेवियर अवस्थाओं में भी होता है। ये चीज़ें आपके जहन में घुसना जरूरी था, ठीक है। वहीं पर मैं एक चीज़ और बताता चलता हूँ, माइग्रेट समझ लीजिए। देखिए ये सब लिखने से अच्छा ही मैं आपको बता देता हूँ 2-4 पॉइंट। देखिए माइग्रेट क्या होता है, आप कहते हैं कि भैया मेरा माइग्रेशन लग गया है, यानी हमने नंबर अपना यहाँ से वहाँ बढ़वा लिया है। तो ये जो माइग्रेशन लगवाते हो ना, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं दोस्तों जो बहुत दूर दूर तक सफ़र करते हैं, घूम आते हैं, 1-6 महीना यहाँ, 2 महीने, जैसे आदमी है ना कि 3 महीना गर्मी में चले गए ठंड प्रदेश में, ठंडी यहाँ है तो गर्मी में निकल गए वहाँ पे। तो ये जो एंजॉय कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ माइग्रेशन। तो ये यानी हम कह सकते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे, यानी जैसे लगभग बर्ड की अगर मैं बात करूँ, कुछ पक्षी हैं, मैं उसका नाम अभी बता दूंगा, यानी कुछ एनिमल्स यानी स्पेशली कुछ बर्ड होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, यानी मूव करते हैं। कहाँ से बताइए कि सर कुछ ऐसे हमारे टेम्पोररली मूव करेगा भाई, और कहाँ से, फ्रॉम द स्ट्रेसफुल प्लेस टू द कंफर्ट कंडीशन। बड़ा तनाव था उस जगह पे, लेकिन अब कंफर्ट वाले कंडीशन पे मूव करके आ गया, घूम घाम करके अब वहाँ पर आ गया। जैसे मैं आपको एक पक्षी का नाम बताऊँ जिसका नाम है साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स बेचारा क्या करता है दोस्तों, माइग्रेट करता है साइबेरिया से। सोचिए साइबेरिया जैसे देश से घूम करके हमारे भारत में आता है, और आके कहाँ पहुँच जाता है, रीच करता है आपके यहीं राजस्थान के भरतपुर में। आप देखेंगे तो क्यूलाडो नेशनल पार्क है। तो सोचिए एक सबसे बड़ा ये माइग्रेशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनुअल माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो माइग्रेशन हुआ है इसी को हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारा माइग्रेशन होता है। सस्पेंड एक टर्म आता है, सस्पेंड कहता है कि किसी ग्रोथ को क्या करता है, धीरे धीरे रोक देता है, ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा। जैसे आप जानते हैं कि कुछ जो थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, जो कि आप देखेंगे किस में होगा, आप देखेंगे बैक्टीरिया में होगा, आप देखेंगे फंजाई में होगा, कुछ लोअर प्लांट्स में होगा। सीड वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, और सीड जो फॉर्म होते हैं हायर प्लांट्स में होते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो आप देखेंगे कि लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी कम कर देंगी, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो वो आगे ग्रो कर ही नहीं पाएगा, चाहे जितना सीड उसके पास रहे, चाहे जितनी उसकी पॉपुलरिटी रहे, नो प्रॉब्लम। जैसे कि आप देखेंगे एक जैसे मतलब उसको मॉइस्चरिंग कम कर दिया जाता है, तो कहाँ से ग्रो कर पाएगा। जैसे मैं एक प्लांट का ना एक है जू प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन नाम सुना है, छोटा सा स्मॉल अलगी होता है। कहाँ पे होता है बेटा, ये घर के जो तालाब वाला होता है जू प्लैंक्टन, छोटा सा जानवर है ये। जू प्लैंक्टन की क्वालिटी क्या होती है कि ये जाता है, इट गो इनटू, कहाँ पर जाएगा, एक ऐसे स्टेज में चला जाएगा किसमें, सस्पेंडेड डेवलपमेंट की अवस्था में, और वहाँ पर जाएगा जिसको बोलते हैं डायापॉज कहा जाता है ना। तो ये जू प्लैंक्टन हमारा किस अवस्था में चला गया, जिस स्टेज में जाता है सस्पेंड वाली अवस्था में, उसको बोलते हैं डायापॉज कहा जाता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारा डायपॉज कहा जाता है। एनिमल के केसेस में देखोगे तो एनिमल्स के केसेस में मैं आपको बताया भी हूँ, इससे पहले वाले चैप्टर में याद करिएगा। इसमें एक शब्द आता है, कुछ जानवर जो समर में स्लीप करते हैं, गर्मी में सो जाते हैं, और जो समर में सोते हैं तो बोलते हैं एस्टिवेशन कहते हैं, और जो हमारे कहाँ पर ठंडी में सोने वाले होते हैं, उस ठंडी में सोने वाले को बोलते हैं हाइबरनेशन कहा जाता है। तो भैया ठंडी में सोओगे तो हाइबरनेशन हो जाओगे, गर्मी में सोओगे तो एस्टिवेशन हो जाओगे। और गर्मी में कौन सोता है, जैसे स्नेल है, जैसे कुछ फिशेस पाई जाती हैं।
और गर्मी में तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे वियर्स होते हैं जो ठंडियों में मजूली काटते हैं, अमर चपाचप सोते हैं, एंजॉय करते हैं, वो सो ही जाते हैं, जब आता है माहौल बदलता है तब उठेंगे 2-4 महीना बाद। तो ये हमारा क्या है, ये हम सस्पेंड करवा देते हैं, ठीक है ना। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा एडाप्टेशन। आप जानते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने आप को एडॉप्ट कर ले जाए, ढाल ले जाए, उसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन कहा जाता है। तो एडाप्टेशन एक मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कह दीजिए या आप कह दीजिए बिहेवियरली, जिसको आप कहते हैं, वो चेंज करता है अपने आप को। दैट हेल्प ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन बेटर सर्वाइवल, अपने आप को बेटर सर्वाइव करने के लिए जाहिर सी बात है आपको बदलना पड़ेगा ना। अगर 5 रुपये में चाय मिलती तो आपको 5 वाला चाय पीना पड़ेगा। अब तुम 2 रुपये में पीते चले आओ 10-20 साल पहले, तो क्या तुम आज भी यही दोगे, तुम मारे जाओगे। तो इसीलिए अपने आप को बिहेवियर मार्फोलॉजिकली इस तरह से ढालना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को जब तक नहीं ढालोगे तो उस कंडीशन में आप अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मर जाओगे। तो यही चीज़ें बताया है कि अडॉप्टेशन मतलब होता है कि अपने आप को हर प्रकार से ढाल देना, दैट इज़ कॉल्ड एज द एडाप्टेशन। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अब जैसे कुछ इसमें पोलर मैमल्स होगा, तो क्या पोलर मैमल्स आपके गर्मी में रहेगा, नहीं, वो ठंडी में रह रहा है, आप सर्वाइव कर रहा हो, जिएगा अपना आराम से, नो प्रॉब्लम। शॉर्ट एक्सट्रीम सिमिलरिटीज होते हैं उसमें। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों कि आपको कुछ बहुत सारे एक्वाटिक मैमल्स मिलेंगे। अब एक्वाटिक मैमल्स में आप देख सकते हैं जैसे आपका सील होता है, वो भी जी रहा अपने आप को। वहीं पर आप देख सकते हैं जिसको आप कहते हैं थर्मोफिलिक आर्कीबैक्टीरिया, वो अलग अवस्था में जी रहा है। जिसको आप कह सकते हैं वहीं पर एंटार्क्टिक फिश, ये अपने आप को सर्वाइव कर रही है। यानी ये जो जितने भी प्रकार के हैं, या चाहे बैरोफिलिक एक प्रेशर लविंग है, ये प्रेशर बहुत तगड़ा उसको दीजिए, नो प्रॉब्लम, मज़ा लेता है बैरोफिलिक। तो ये जो चीज़ें आप देख पाते हैं, ये इन्वर्टिब्रेट्स इसमें जो भी आते हैं, तो ये क्या है, अलग अलग अवस्थाओं में अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों, ढालने का काम करता है। ह्यूमन है, अब देखो ह्यूमन हम लोग हैं ना, तो ह्यूमन क्या करता है, ये हम विजिट करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर चले जाते हैं। और हाई एल्टीट्यूड में आपको ये चीज़ बता दूँ, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो तो हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे जब ऊपर तुम जाते हो तो एल्टीट्यूड में हमको एक सीकनेस आता है, हमारा हार्ट बीट यानी हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, जब आप जानते हैं कि जब आप ड्यू टू आपको लो ऑक्सीजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यानी लो ऑक्सीजन हो जाएगा, जिससे प्रेशर वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उस प्रेशर के ऊपर बड़ा प्रेशर लगने लगता है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है। आप देखेंगे आरबीसी बाहर निकल आता है, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हाई कंडीशन पर आप जाओगे तो ब्रीदिंग जैसे प्रॉब्लम्स ह्यूमन के केसेस में, तो क्यों नहीं हम जा करके यहाँ से वहाँ चले जाएं। अब भैया CO2 वहाँ पर बिल बी द डिक्रीज हो जाएगा। जब CO2 डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बिल बी द इंक्रीज, किसके साथ, विद द हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन के साथ वो आ ही गया है तो जाहिर सी बात है कि इंक्रीज कर देगा हार्ट के पंपिंग को। जब हार्ट पंप करेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस पता लगेगा। गए थे हिल एरियाज़ घूमने और वहीं पे टपक चुके हैं, और ले जाओ भैया वहीं पे कपड़ा वपड़ा पहुँचाओ, वहीं पे कार्यक्रम हो जाए। तो ये व्यवस्थाएं बन जाती हैं। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पॉपुलेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा अब आगे इसमें देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अभी इसमें पॉपुलेशन, जो भी मैंने आपसे कहा कि पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। देखिए ऑल द मेंबर ऑफ अ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया, बहुत सारे कह दीजिए कि जितने भी मेंबर आपको दिखाई पड़ते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, उन सब एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर जो रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन। जैसे एक छोटा सा एक कमरा है, अब इस कमरे में मैं हूँ, मेरा एक सुग्गा है, एक सुग्गी है, ये छोटे मोटे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये क्या करते हैं, स्पीसीज़ तो हमारी सेम है ना, तो ये जो स्पीसीज़ सेम है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा पॉपुलेशन। क्लियर है? अगला देखिए पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट क्या है, यानी कहाँ तक वो लिमिटेड है। तो देखिए कहा जाता है कि ये कुछ दायरे में इसको बांटा जाता है। पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट मतलब कहाँ तक उसकी रीच है। जैसे बर्थ रेट आप जानते हैं कि बर्थ पर यूनिट एरिया या पर इंडिविजुअल कितने ज़्यादा बर्थ हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक तालाब है, तालाब में मान लेते हैं कि लोटस का फूल खिला हुआ है, ठीक है। तालाब में 10 लोटस के फूल लगे हैं और उसमें आपने 4 और ऐड कर दिया। समझ में आई बातें? पहले 10 था, आपने उसमें कितना और लाके ऐड किया है, 4। टोटल क्या बर्थ रेट हो गया उसका, 4/10। जो आप बाहर से लाके ऐड करते उतना अपान पुराना वाला, यानी 4/10, दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट। वहीं पर देखेंगे डेथ रेट क्या है, तो डेथ रेट आप जान लीजिए दोस्तों,
सेम चीज़ें हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कितने डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, वही हो जाता है। जैसे 10 थे, 6 उसमें डिस्ट्रॉय हो गए तो बचे 4। तो ये हमारा 4/6 या 10। सेक्स का रेशियो किसी एक एरिया में आप जानते हो, जैसे कोई गांव है, गांव में जैसे 1000 लोग रहते हैं तो उसमें आप रेशियो को आप कन्फर्म करिए कि कितने मेल हैं कितने पुरुष हैं। अगर 400 मेल हैं और 600 फीमेल हैं तो 400/600 इसका डिवाइड जो करेंगे उसका जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो को बोलते हैं सेक्स रेशियो, मेल एंड फीमेल को बोलते हैं। एज पिरामिड, कितने एज के लोग मौजूद हैं आपके उस क्षेत्र में। जैसे गांव है, गांव में आपने कहा 1000 हमारे यहाँ भैया जनसंख्या टोटल है, जिसमें से महिलाएं 40 के प्लस वाले इतने हैं, 50 के प्लस वाले इतने हैं, बच्चे 21 के इतने हैं, 20 के इतने, 15 के इतने, यानी जितने भी चीज़ें आपने कन्फाइन किया है कि यहाँ एज का लिमिट क्या है उनका, उसी पिरामिड को जो हम एक चार्ट में एक ढांचे में क्रिएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द एज पिरामिड। जैसे इसको हम 3 अवस्थाओं में कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव एक अवस्था होगी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ध्यान दीजिएगा कि वो हमेशा एक्सपेंड करेगा, यानी नीचे का एरिया ज़्यादा रहेगा पॉपुलेशन, फिर उससे थोड़ा कम, फिर कम। तो ये अवस्था क्या होती है, एक्सपेंड करता, फैलता है। वहीं पर रिप्रोडक्टिव वाला क्या होता है, ये स्टेबल रहता है। जितना है 10 मरे हैं तो 10 जन्म ले लेते हैं, है ना। 50 मर चुके हैं, 50 लोगों ने बर्थ उनका हो गया। तो ये रेशियो हमारा क्या है, इक्वल है। ऐसी अवस्था को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन में होता है कि बहुत छोटा रेशियो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी वो धीरे धीरे पॉपुलेशन की जो एक कहते हैं ग्राफ है वो धीरे धीरे डाउन होता है, डिक्लाइन अवस्था में चला जाता है। तो ये हमारा 3 फेज में इसको हम समझते हैं। फिर देखिए कहा गया पॉपुलेशन की साइज क्या है, यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर टाइम या पर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी कहते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन, आपको पता होगा कि ये लगभग हमारा जो राजस्थान का जो अभी हमने क्यूलाडो नेशनल पार्क का नाम लिया था उस भरतपुर में ये 10 से भी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर आप देखेंगे ये तो नंबर ऑफ स्पीसीज एक पर्टिकुलर की होगी, लेकिन वहीं पर अगर तुम देखोगे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास नामक जो पौधा है हमारा वो लगभग मिलियंस की तादाद में वहीं तालाब में पाया जाता है। तो जगह तो सेम है ना, लेकिन स्पीसीज़ क्या है, वेरी करती है। एक हमारा है 10 से मोर होगा, साइबेरियन आया है, क्लेमाइडोमोनास की संख्या मिलियंस में पाई जाती है उस पॉन्ड में, तालाब में, ठीक है ना। तो ये डेंसिटी है उसकी, यानी अपनी नंबर है उसकी, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर दायरा या एरिया, राइट। फिर देखेंगे इसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है इसको मेजर किया जाता है बायोमास के द्वारा, बायोमास के द्वारा करते हैं। जैसे आपके नंबर मायने कभी कभी नहीं रखते हैं, कभी कभी नंबर के स्थान, देखो मैंने कहा कि कितने नंबर में पर एरिया में पाए जाते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, लेकिन कभी कभी बदल जाता है दोस्तों, ये बायोमास के आधार पर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बनियान का पेड़ है, ठीक है। अब बनियान का ट्री तो काफ़ी भारी भरकम होता है, उसकी जड़ें तो लगभग 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर में लगभग फैली रहती हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर में, तो वो दायरा पूरा कवर करके रखा है। तो एक बनियान ट्री इज इक्वल टू द 200+ कैरेट ग्रासेस। आप सोचिए कि इतना ज़्यादा मात्रा में एक ही पौधा बनियान का है, लेकिन कितना एरिया कवर कर रखा है, उतने में तो शायद 200+ कैरेट ग्रास नहीं बल्कि हज़ारों कैरेट ग्रास आ जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से कि नंबर 1 है बट इतना पावर रखता है, इतनी डोमिनेंसी बना के रखा कि 200 को ले डूबता है। समझ में आई बातें। तो ये आपका एग्जाम्पल बायोमास के आधार पर हो गया। वहीं पर एक एग्जाम्पल लीजिए, कभी कभी हम लोग जल्दी से नंबर ऑफ स्पीसीज कन्फर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे एक तालाब है, एक तालाब में क्या होता है बेटा कि मान लेता हूँ कि एक तालाब में मैंने कहा कि कुछ दायरे में जो 100 स्क्वायर फीट मैंने कह दिया कि इतना बड़ा तालाब है और हमको ये पता करना कि साहब इसमें कितनी ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। अब तुम कहाँ जाओगे, एक एक मछली को गिनोगे, उठाया, हाँ मछली हो तुम, 1 मछली 2, ये तो करना इम्पॉसिबल होगा। सो हाउ यू कैन टू नो दैट नंबर ऑफ स्पीसीज विच आर फाउंड इन द वाटर या पॉन्ड। अब उसको करना क्या है, आपने कहा 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है, आपने 100 स्क्वायर फीट मान लेते हैं। आपने कहा कि 1 स्क्वायर फीट में आपका अनुमान बताया गया कि हाँ लगभग 100 पड़े हैं इसमें, ठीक है ना। आपने एक छोटे से दायरे को मेजर कर लिया यानी कि मान कर चला कि मान लो कि 10 स्क्वायर फीट आपने नाप लिया।
10 स्क्वायर फीट जब नापा तो उसमें से सारी मछलियाँ निकाल लिया। अब आपको पता लगा कि अरे 10 स्क्वायर फीट में मुझे 200 मछलियाँ मिली हुई हैं। अब आपका ये गेस हो गया कि अगर 10 स्क्वायर फीट में छोटे से अमाउंट को, छोटे से एरिया को आपने जब मेज़र किया तो पता लगा 200 हैं, तो क्या 10 में अगर 200 आती हैं तो 100 स्क्वायर फीट में नहीं 10 दहम 100, 10 गुना इसका बढ़ा दीजिए तो 200 को यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे 2000 फिश यू विल गेट इन द पॉन्ड। अब आपको पता चला कि इस तालाब में 2000 मछलियाँ मौजूद हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमको नंबर के आधार पर हम निकाल सकते हैं, ये भी ट्रिक है, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे अब आता है कि भाई हम जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा कि कैसे हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताएंगे। देखिए पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होता है, 3-4 शब्द को ध्यान में रखिए। एक पर्टिकुलर जगह है, एक हैबिटेट है जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, जो कि n होता है। मान लो एक घर है या एक तालाब है, तालाब में 500 मछलियाँ हैं, यानी उसके पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है 500, जिसको कैपिटल एन से आप डिनोट करते हैं। एंड फाइनली आप देखेंगे इसमें कितनी नेटलिटी होती है। नेटलिटी मतलब बी इज इक्वल टू द बर्थ पर द टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने ज़्यादा जनसंख्या में उसमें और मछलियाँ जन्म लेती हैं 500 में, तो ये उसकी नेटलिटी कहलाती है बी। फिर कहा जाता है उसमें कितनी मोर्टेलिटी हो जाती है, कितने मर जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, कैपिटल डी। डेथ पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर समय में ही मरना चाहिए ये चीज़। तो हमने कहा नेटलिटी को आया प्लस हुआ, उसमें मोर्टेलिटी जब मरा तो कम हो गया, माइनस दिख दिया। फिर मैंने कहा कि उसमें कितने इमिग्रेशन आपने करवा दिया है, यानी कमिंग इनसाइड द हैबिटेट। उस हैबिटेट में, उस तालाब में कितने ज़्यादा एनिमल आपको आते हुए नज़र आते हैं, यानी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। 500 थे, आपने 200 बाहर से ला के और छोड़ दिया कि मेरी मछलियाँ और बड़ी हो जाएं, और ज़्यादा नंबर में आ जाएं। तो जब आपने बाहर से 200 और डाल दिया, इंक्रीज करवा दिया, दैट इज कॉल्ड एज द इमिग्रेशन, स्मॉल आई, राइट। अब उसमें से कितने इमिग्रेशन हो गए, मर गए, यानी आपने मरे नहीं, आपने 200 डाला था 400 निकाल लिया। खाना नहीं खाओगे उसका, अगर कोई प्रोग्राम था तो उसमें आपने बढ़िया मछली का नाश्ता तैयार करवा दिया तो कुछ तो निकालोगे। तो मान लेता हूँ कि आपने 400 निकाल लिया, यानी आपने उसको इमिग्रेशन करवा दिया, कैपिटल ई, दैट इज एग्जिस्टिंग, उसको बाहर एग्जिट कर दिया उस हैबिटेट से। तो ये प्रोसेस याद रखिएगा, इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ में अच्छे से कलर करते हैं, समझ सकते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ द वेरिएशन, आपको पता होगा कि एवरी ऑर्गेनिज्म चाहता है कि हम अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करें, रिप्रोड्यूस करें, मैक्सिमाइज करें, राइट, ऑन द अर्थ फॉर द एग्जिस्टेंस। होता क्या, ये लोग डार्विनिज्म के जो फिटनेस है उसको फॉलो करते हैं। डार्विन कहते हैं कि अपनी संख्या को ज़्यादा इंक्रीमेंट जो करेगा इस अर्थ पर, दैट कैन बी एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, राइट। अब हुआ क्या, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे जो अपने जीवन में सिर्फ एक मरतबा ब्रीड कर पाते हैं, ओनली वन टाइम, जैसे कि बाम्बूस, जैसे कि साल्मोन फिश, ये दोनों एक मरतबा जीवन में करेंगे। एंड मैनी टाइम करने वाले ब्रीड कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि कुछ बर्ड होती हैं, मैमल्स होते हैं। अगला, लार्ज नंबर में तो जन्म देंगे, यानी हवागत भरे रहेंगे, लेकिन स्मॉल साइज होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे। कौन है ये, तो पेलाजिक फिश, ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा नंबर स्मॉल नंबर, यानी 2 ही 4 10 5 होगा, लेकिन संख्या बहुत बड़ी है। कौन होगा ये, मोस्ट ऑफ बर्ड एंड द मैमल्स के केसेस में आपको देखने को मिलता है। क्या बात नहीं, क्लियर है भाई साहब, आगे देखना है। अब आता हूँ मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि कैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन करते हैं आपस में। देखिए इसको बताने के लिए मैं आपको 4 चीज़ों को यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलूँगा। जैसे पॉपुलेशन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉपुलेशन आपको इस अर्थ पर मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना इंटरेक्ट किए उनका जीवन चल नहीं पाता है। तुम्हें भोजन चाहिए, उनके पास चले जाओ। तुम्हें किसी प्रेडेटर से बचना है तो उसकी बॉडी पे चिपक जाओ। या हम कह सकते हैं कि इन दोनों का आपस में किस तरह से कोरिलेट होता है, यानी दे कैन नॉट बी लाइव विदाउट द हेल्प ऑफ टू ईच अदर, राइट। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। इसको हम 4-5 पॉइंट से क्लियर करेंगे यहाँ पे। म्यूचुअलिज्म एक ऐसे दो लोगों का रिलेशन है जिसमें दोनों बेनिफिट होते हैं, नो नुकसान, किसी का नुकसान नहीं होने वाला, दोनों बेनिफिशियल होंगे। कंपटीशन करोगे तो दोनों नुकसान में आओगे, ये दोनों नुकसान करवाते हैं। प्रेडेशन कहता है कि मैं एक तो
क्लियर होगा। एक का फायदा होना है, दूसरे को नुकसान। पैरासिटिज्म, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। कॉमन सेलिज्म कहता है कि मेरा तो फायदा होगा, तेरा ना तो कालिया नुकसान होगा ना तो तेरा फायदा होगा ही नहीं, आप तो न्यूट्रल होगे, नो प्रॉब्लम। तो ये कॉमन सेलिज्म है। सेम थिंग्स एमिनोसेलिज्म कहता है एक का तो नुकसान बहुत तगड़ा होने वाला है, एक का ना फायदा ना नुकसान, वो न्यूट्रल है। तो ऐसे केसेस को एमिनोसेलिज्म के अंतर्गत हम लोग समझते हैं। क्या बात क्लियर है बेटा? चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, मैं इसी को एक्सप्लेन करता हूँ, बस यही बचा हुआ है, एक छोटा सा 10-5 मिनट का खेल हो रहा है, जल्दी से इसको क्वेश्चन सॉल्व लीजिए फिर बताता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा सा हम बेटा देखने वाले हैं, जो मैंने आपको ये 5-6 बताया, अभी उनको मैं एक एक करके उसके एग्जाम्पल को लेकर के आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि जब आप जानते हैं प्रेडेशन, अभी मैंने कहा ना कि प्रेडेशन एक का पॉजिटिव यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान, यानी इसको हम प्रोडेंट कहते हैं। प्रोडेंट के नाम से जाना जाता है बिकॉज इट कैन थिंक इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर के विषय में भी सोचता है, ध्यान रखिएगा। इसमें होता है कि हार्बीवोर्स भी हमारे एक प्रेडेशन है, प्रेडेटर के रूप में जाने जाते हैं। क्यों? घास वगैरह, प्लांट्स वगैरह छोटे छोटे उसको खाते पीते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, प्रेडेशन के रूप में। 25% इंसेक्ट भी इसी फॉर्म में आते हैं। एंड क्या होता है, कंट्रोल द पैरासिटिज्म ऑफ प्रे, ये काम क्या करते हैं, ये पैरासिटिज्म जो होते हैं कंट्रोल करते हैं किसको, पैरासिटिज्म ऑफ द प्रे को रोकने का काम भी करते हैं हमारी ये, ठीक है। जैसे अब आपने सोचा सर कैसे ये रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आपने देखा कैक्टस है ना, कैक्टस क्या करता है, ईट करता है, खा लेता है किसको, मौत को। तो ये प्रे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया कि नहीं किया गया, तो ये हमारा रोकने का भी काम करता है। हालांकि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वेडिसाइड ऐसे रोगों को या ऐसे चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। देखिए ये मेंटेन करते हैं डाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं जो है ऑर्गेनिज्म को, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे एक होता है पिजास्टर स्टारफिश, ठीक है ना। पिजास्टर स्टारफिश आपको देखने को मिले, इसको रिमूव कर दिया गया, कहाँ से, अमेरिकन ये पैसिफिक ओशियन से, ठीक है ना। अब ये जो हमारा ख़त्म हुआ, इसकी वजह से जान लीजिए लगभग मोर देन मैनी इनवर्टिब्रेट जो स्पीसीज क्या हुए, एक्सटेंट हो गए, क्योंकि वो उन पर डिपेंड थे। तो ये कहीं ना कहीं क्या थे, एक प्रकार से डाइवर्सिटी को भी कमज़ोर करता है, यानी कंट्रोल करने का भी काम करता है। भाई इनके ऊपर वो डिपेंड था, तो इनवर्टिब्रेट स्पीसीज हमारा एक्सटेंट हो गया। जाहिर सी बात है कि तुम नहीं तो मैं नहीं, ये हुआ प्रोसेस यहाँ पे, समझ में आया ना। अगला देख लो, देखो डिफेंस करते हैं, ये डिफेंस यूज बाय द प्रे। प्रे कैसे डिफेंस यूज करता है, जैसे इंसेक्ट प्लस फ्रॉग। इंसेक्ट और फ्रॉग को आप देखेंगे तो ये दोनों अपने आप को डिफेंस कर लेते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म जैसे प्रोसेस इनके पास होते हैं, जैसे इनके अंदर क्वालिटी है, कॉमनफ्लेज करते हैं ये, यानी अपने कुछ है इंसेक्ट, कुछ है ऐसे फ्रॉग विच कैन बी चेंज देयर कलर्स। अब अपने शरीर का कलर ही बदल देगा तो अच्छी बात है ना, कलर बदल दिया, अब पता लगा कि वो ग्रीन घास की तरह हो गया कलर उसका। अब जो भी उसको खाने वाला है, जिसका प्रेडेटर है, वो उसको देख रहा है, कहाँ है भैया, कहाँ है, और वही मिल ही नहीं रहा, और उसी में बैठा है, पत्ती में छिप जाएगा, पत्ती की तरह दिखेगा, जान ही नहीं पाएगा। तो ये जो चेंजेस दिखाई पड़ते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉमफ्लेज कहा जाता है। तो इस कॉमफ्लेज कौन करता है, इंसेक्ट और फ्रॉग। ये अपने आप को प्रे से सुरक्षित करने का एक तरीका है इनका। अकेसिया, कैक्टस आप जानते हैं ये भी सुरक्षित करते हैं अपने आप को। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द थॉर्न, कांटे पाए जाते हैं। कांटा है तो कोई जानवर खा के दिखाए उनको, जितना तेज पत्ती खाता है, खा लेंगे तो उनका स्वाहा कर देगा ये। तो ये अपने आप को सुरक्षित करता है। ऐसे कैलेट्रॉफिस होता है, मदार, उसमें आप देखा व्हाइट कलर्स के जो मिल्क निकलते हैं ना, एक प्रकार से दोस्तों क्या हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज नामक जो इसमें एक प्रकार से कह दीजिए वो एंजाइम है, प्रोटीन है, टॉक्सिक है, ये निकलने के बदौलत गोट वगैरह, कैटल्स वगैरह अवॉइड करते हैं उसको खाने के लिए। दम है तो खा के दिखाओ मदार को, जानते ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। फिर देखिएगा बेटा दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कंपटीशन। अब जब कंपटीशन करते हो ना तो नुकसान दोनों का होगा, तुम भी बेटे रेले जाओगे, वो भी रेले जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो ये जो दोनों का नुकसान हो रहा है इसको कंपटीशन कहते हैं। एंड इसको हम कैसे देखते हैं भैया, इन द, जैसे मैं बताऊं गैलापागोस। अब गैलापागोस आइसलैंड जो होता है वहाँ पर आप देखेंगे फीडिंग इफिशियंसी ऑफ एविंगडोम टार्टवाइज कम हो जाती है, ठीक है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द गोट। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर होता है कि कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन जो होता है रिलीज किसे कहते हैं, देखो बहुत अच्छा है। इसमें होता है कि कंपटीशन किसके बीच में होगा,
दो लोगों के बीच में हो सकता है एक सुपीरियर हो, एक जूनियर हो या इन्फीरियर हो, एक तगड़ा हो, एक कमज़ोर हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सुपीरियर स्पीसीज़ को तुम रिमूव कर दो, सुपीरियर हटा दो। हमारा कंपटीशन किससे है, किसी से है नहीं। जब सुपीरियर स्पीसीज आपने रिमूव कर दिया, इन्फीरियर स्पीसीज की तादाद तो ऑटोमेटिक बढ़ गई ना। अब आप ही चाहते थे तो अभी बढ़ा है, सुपीरियर ना हटते तो इनके दम थी बढ़ जाते, नहीं बढ़ पाते, तो आपने वहाँ हटा दिया। इसको किसने बताया, कॉर्नेल साहब ने बताया। तो क्या कंपटीशन रिलीज समझ में आ गया। फिर देखिए, दो क्लोजली स्पीसीज आपस में कंपटीशन करते हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए। इसको सबसे पहले बताया था गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या समझ में आया बेटा, तो ये वाला ध्यान रखिएगा, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गिवन बाय द गॉस साहब। क्या बताया कि दो बहुत ही क्लोज स्पीसीज हैं, वो आपस में कॉम्पिटिट करते हैं एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। सो दैट इज देयर। नाउ आप देखेंगे रिसोर्सेस पार्टीशनिंग क्या होता है। देखिए, दो स्पीसीज हैं फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर ही रहे हैं, लेकिन अवॉइड करेंगे कंपटीशन को। ये कहेंगे बाबू मैं कंपटीशन नहीं करने वाला हूँ, मैं चूज करता हूँ डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट टाइप फॉर द फीडिंग के लिए। जैसे मैं समझाने वाला हूँ, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक आर्थर। मैक आर्थर ने कहा ऐसा करिए कि मैं ऐसे 5 क्लोजली स्पीसीज को लेता हूँ, किसके, वार्बलर्स के। उन्होंने वार्बलर ले लिया और कहा बेटा तुम लोग ना पेड़ पे रहोगे, लिव ऑन द ट्री। अब 5 स्पीसीज लिया है, पांचों को भोजन चाहिए। तो उसने कहा क्या तुम लोग एक पेड़ पर ही हो और तुम लोग खाना खाने के लिए मरने वाले हो बेटा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, वी विल नॉट डाई टू ईच अदर, वी विल नॉट कॉम्पिटिट टू ईच अदर। हम लोग वेट करेंगे, ये भैया दोपहरवा में खाएंगे, हम शाम को खाएंगे, हम मिड में खाएंगे, हम रात में खाएंगे। इन्होंने अपना चूज़ कर लिया टाइम, और जब टाइम को चूज़ कर लिया सो देयर इज़ अ नो कॉम्पिटिशन। उन्होंने कहा मैं रात में जितने इंसेक्ट रहेंगे सबको चाप जाऊंगा, उन्होंने कहा मैं सुबहिया वाला सारे इंसेक्ट खा ही जाऊंगा। तो ये जो कॉम्पिटिशन किया गया है ना, एक चूजिंग किया गया टाइम को लेकर के। तो इस प्रकार से जो चूजिंग ऑफ द टाइम हुआ है फॉर द वार्बलर्स which are live on the same tree, this is the 5 species according to the MacArthur। तो इस प्रकार को बोलते हैं रिसोर्सेस पार्टीशनिंग। क्लियर है बात, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब देखिए पैरासिटिज्म तीसरा, एक मतलब फायदेमंद होगा, दूसरा नुकसान होगा। होस्ट पैरासाइट होगा। होस्ट वो होगा जो किसी शरीर में अपने को पैरासाइट लेता है। तो जैसे पैरासाइट एक नुकसान करने वाला है और होस्ट हमारा क्या है, वो आराम से रह रहा, आओ बेटा जिसको आना है। तो इसका तो कोई नुकसान है नहीं, लेकिन इसका तो नुकसान हो सकता है। नीड होता है इनके दोनों के लिए, एक को इवॉल्व होना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब दोनों को इवॉल्व होना चाहिए तभी ये आगे कार्य कर पाएंगे। एग्जाम्पल लाइसेंस, ह्यूमन के ऊपर लाइसेंस जानते होंगे। टिक्स डॉग के ऊपर होता है, चिपका रहता है, उसका कोई नुकसान नहीं, आराम से भोजन खा रहा है उसी पे। इसमें देखेंगे कस्कूटा रिफ्लेक्सा, आप जानते होंगे कि बब्बर के पेड़ वगैरह में, बैर के पेड़ वगैरह पर लसते रहते हैं, क्लोरोफिलस है नहीं इसमें, कुछ है नहीं, तो भोजन के लिए जाए तो मतलब टिका रहेगा उसी पे। फिर देखेंगे ह्यूमन लीवर फ्लक्स, ये भी उसी में है। स्नेल और फिशेस जैसे दो चाहिए उसको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। फिर देखेंगे एक होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म इन बर्ड। अब ब्रूड पैरासाइट क्या होता है, ब्रूड पैरासाइट होता क्या है कि जब तुम किसी के घर में जाके पत्थर फेंकते हो, अपना घर सुरक्षित रखे हो, उसका फोड़ फाड़ के अलग कर रहे हो, इसी तरह से ब्रूड पैरासिटिज्म कहता है कि एग ले करेंगे, हम अंडे देंगे अब द होस्ट बर्ड के शरीर में जाकर, होस्टवा के शरीर में, उस होस्टवा के घर में जाकर के तुम अंडे देकर चले आए हो। और तुम ये बोल कर आए हो कि तुम बेटा मेरे अंडे को सेना, जब बड़ा हो जाएगा मैं लेकर भाग जाऊंगी। जैसे कि कुकून्स, आप जानते हो कुकून्स क्या करता है, एक पैरासाइट होता है, और ये हमारा क्रो कौवा एक होस्ट होता है। कुकून्स यानी कोयल जाती है चुपचाप प्यार से अपने अंडे को उस कौवे के अंडे उस घोंसले में ले जाके छोड़ कर चली जाती है। कौवा बेचारा इतना मासूम होता है, वैसे नहीं, उसको कौवा मामा कहा जाता है। वो आता है और देखता है अरे ये मेरा अंडा कहाँ से आ गया, ये मेरा ही ये लग रहा है। अब उसको सेता है, खाता पिलाता है, एंजॉय कराता है। फाइनली जब वो बड़ा हो जाता है, कोयल आती है और धनाक से लेके चली जाती है। ऐसे ऐसे भी बर्ड होते हैं जो दूसरे के अंडे को वहीं से धक्का दे देते पेड़ से, वो गिर के मर जाते हैं और अपने अंडे को सेने का काम करते। तो होते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, ये तो कंपटीशन है नेचर के द्वारा जो चल रहा है, उसको तो आपको देखना पड़ेगा, हमको भी देखना पड़ेगा। तो ये दिस इज द कंपटीशन ऑफ द नेचर। ये बात समझ में आए भाई, क्या है ये, तो ब्रूड पैरासिटिज्म इन द बर्ड। आई होप यू क्लियर नाउ। कॉमनसेलिज्म कहता है एक का अच्छा होगा, दूसरे का ना नुकसान ना अच्छा, न्यूट्रल रहेगा। जैसे ऑर्किड,
ऑर्किड का जो प्लांट्स होता है ना, ये ऑर्किड्स कहाँ पे होता है, एपिफाइट कंडीशन या विहैब को शो करता है ऑन द मैंगो। पेड़ का, आम का पेड़ है, उसी के ऊपर ऐसे चिपक के चल देगा एपिफाइट रूप में। कौन? ऑर्किड। तो क्या आम के पेड़ का नुकसान है? कुछ नहीं भाई, वो उसी पे रह रहा, आराम से खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। ऐसे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ब्रैंकल्स। ब्रैंकल्स कहाँ पे होते हैं? वेल मछली के शरीर पे पाई जाती है, वो भी अपना सुरक्षित रहता है उसके शरीर पे। ग्रेजिंग कैटल्स, जिस पर कोई नुकसान नहीं है। अब ग्रेजिंग कैटल्स क्या होते हैं? जैसे मान लो तो कि बहुत सारे आपने देखा होगा खेत वोत की जुताई जब होती है तो जानवर, या मान लो नहीं होती है, कहीं पर गाय जानवर कैटल चर रहे हैं, ग्रेज करते होते हैं ना, अब घास चढ़ते हैं तो उनके जो पाँव दबते हैं जहाँ जहाँ पर, वहाँ पर कीड़े निकलते हैं, इंसेक्ट निकलते हैं। उस इंसेक्ट को खाने के लिए इर्गिट मौजूद है वहीं पर। अब इर्गिट क्या करती है कि उसके पाँव के ऊपर ही क्या होता है, जैसे वो चलती हर स्टेप टू स्टेप पकड़ लेती, कीड़ों को खाती रहती है। लेकिन क्या करती है ये बेचारी, जैसे ही देखती है कि कोई दिक्कत आती है वो तुरंत उसके ऊपर फ्लैश बैक कर लेती है, उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाती है, जानवर के काऊ के ऊपर चढ़ जाती है। ये बातें समझ में आ रही है ना? तो अपने आप को सुरक्षित भी कर रही है, गाय को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, इर्गिट को लेकर घूम भी रही है, कीड़ा भी खिला रही है, वो भी खा रहा है मजे से, है ना। अभी देखना, एक सी एनिमोन, उसके शरीर के ऊपर एक टेंटिकल्स लगा होता है। उस टेंटिकल की बदौलत क्या होता है कि इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक क्लाउन फिश होता है, वो उसी के ऊपर रहता है। क्लाउन फिश सुरक्षित रहता है, उसको कोई खा मार नहीं सकता है, बिकॉज वो जिसके ऊपर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गेट लगा है, एक टेंटिकल पड़ा हुआ, तो इस टेंटिकल की वजह से वो सबको बचा लेता है। ये देखिएगा। फिर इसी में मैं आपको अगला बताऊंगा, एक होता म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में आप समझ गए होंगे कि ये जैसे लाइकेन है, लाइकेन दो चीज़ से, फंगस और एल्गी से बना रहता है, दोनों का रिलेशन है। माइकोराइजा, फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एक रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन डेवलप करता है, जिस प्रकार से वेल करते हैं। ऑर्किड, ऑर्किड को आप जानते हैं, इसको हम इस देखिए, ऑर्किड्स के बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होंगे ना, तो ऑर्किड्स के अंदर जो उसके फ्लोरल जो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके वेरिएशन बड़े देखने को मिलते हैं। उसी में एक जैसे वो क्या करता है कि पॉलिनेटर्स को बुलाने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढता है कि बी आ जाए या कोई और आ जाए पॉलिनेटर्स के रूप में। तो उसी का एक स्पीसीज है जिसका नाम है ओफायरस। तो ओफायरस में क्या होता है, इसका जो पेटल्स एक होता है, कुछ एक ऐसे पेटल्स होंगे जो पेटल्स आपको दिखने में लगेगा कि ये फीमेल बी है। अब वो मधुमक्खी फी देख, मतलब फीमेल बी जान करके मेल भी उसके पास आ जाता है और अपना जो कह सकते हैं जो उसको लाके वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कर देगा, उसको यहीं छोड़ देगा, रिलीज़ कर देगा अपना जो पार्ट होगा। अब जब वो रिलीज़ कर देगा, फाइनली जो अगला मेल आएगा वो रिलीज़ कर देगा, और इस प्रकार से ये फॉल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने का काम ओफायरस करता है। तो ये भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं किस कैटेगरी में आता है, म्यूचुअलिज्म के रूप में आता है। समझ में आया ना। अगला एमेनेसलिज्म कहता है कि मैं एक को नुकसान कर दूंगा, दूसरे को ना फायदा करूंगा ना नुकसान करूंगा। कहता है वो कैसे, कहा कि साहब मैं मैक्स द, अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, म्यूचुअलिज्म में एक और है जिससे फिग और वास्प फिग का पौधा और वास्प की दोस्ती, हड्डे की दोस्ती बड़ी होती है। फिग वास्प ढूंढता कि मैं अपने अंडे को कहाँ दूँ, तो ये कहता है अरे मेरा दोस्त फिग, अंजीर कहाँ हो तुम, तो बोलेगा मैं तो यहाँ हूँ, तो कहेगा ठीक है आ रहा हूँ। आता है, फिग में ही अपना अंडा दे देता है और वास्प और इनका दोस्ती आपस में बरकरार रहता है। तो ये भी एक रिलेशन ही है जिसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो आप कहते हो एमेनेसलिज्म, एक का फायदा कराऊंगा दूसरे का ना नुकसान ना फायदा। जैसे मैक्स द पेनिसिलिन, आपने देखा होगा कि जहाँ पर पेनिसिलिन बनाया जाता है या पेनिसिलिन जहाँ होता है वो एंटीबायोटिक्स रिलीज करता है। समझ में आया ना। वो क्या करता है, किल कर देता है नियर बाय द बैक्टीरिया, अगल बगल के पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या करता है, नस्ते नाबूद कर देता है। तो उसका ना तो नुकसान ना तो फायदा हुआ, लेकिन जो बगल में थे उनका कहानी साफ। क्या समझ में आया बेटा। तो इस प्रकार से ये जो दोस्तों आज का हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये चैप्टर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने शुरू से अंत तक देखा होगा तो बड़ा ही मज़ा आया होगा। अब इस चैप्टर में इससे बाहर एक प्रश्न भी जान लीजिए कहीं से, और आप ये नहीं कह सकते साहब मैंने नहीं पढ़ा था। सब चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी और आप बढ़िया से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, लिख लिख के प्रैक्टिस खूब करिए। समय बहुत कम है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अब एक नए चैप्टर के साथ। तब तक लिए आप वीडियो को जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और जो हमारे दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।